पीएम नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए अहमदाबाद में मनाया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की दोस्ती का जश्न। दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में अहमदाबाद में शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच। दोनों देशों के 75 साल की मैत्री पर आधारित विशेष सिक्के से हुआ टॉस। पंजाब के एक दिन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची अमृतसर। श्री हरमिंदर साहिब स्थित स्वर्ण मंदिर का किया दौरा। जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि की अर्पित। राष्ट्रपति आज दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल की भी करेंगी यात्रा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया शिंदे सरकार का पहला बजट। बजट में शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, शिक्षकों और आंगनवाड़ी सेविकाओं के वेतन में भारी बढ़ोतरी, किसानों के अकाउंट में 12,000 सालाना सहित कई बड़े ऐलान किए गए। नासा ने इसरो को सौंपा निसार सैटेलाइट। एग्रीकल्चर मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2024 में हरिकोटा से किया जाएगा लॉन्च। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का मैप तैयार करेगा। तबाही से पहले मिल सकेगा खतरे का अपडेट। नेपाल में आज राष्ट्रपति का चुनाव। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और सीपीएन यूएमएल के सुभाष चंद्र नेम्बांग दौड़ में शामिल। आज शाम ही आएंगे नतीजे। मशहूर एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में 66 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दोपहर बाद मुंबई ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। पीएम मोदी ने जताया शोक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज का दिन न सिर्फ क्रिकेट के लिए बेहद खास है, बल्कि क्रिकेट के जरिए दो देशों की दोस्ती के जरिए दो देशों के संबंधों में नई ऊर्जा भरने का भी दिन है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच का पहला दिन है, जिसे देखने के लिए खुद दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। स्टेडियम पहुंचने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने उनका स्वागत किया। बीसीसीआई सचिव जय शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने काफी देर तक मैच का आनंद लिया। मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को सम्मानित किया और उन्हें खास टेस्ट मैच की खास टोपी भी दी। इसके बाद एक खास गाड़ी में दोनों नेताओं ने स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाया। इस दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। The spirit of the game. Sri Narendra Modi ji, an honorable Prime Minister of Australia. दोनों नेताओं ने स्टेडियम में विमेन प्रीमियर लीग के कॉर्नर का भी रुख किया और लीग के मस्कट के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मैच से पहले स्टेडियम में एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया,
जिसमें भारतीय संस्कृति संगीत पर कलाकार झूमते नजर आए और साथ ही बॉलीवुड सिंगर फागुनी शाह ने अपनी प्रस्तुति पेश की। खेल शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मैदान में मुलाकात की और आज के मैच के लिए दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं दी। Very nice little tip, Prime Minister's for the was to Australia that independent India first sent a cricket glove 75 years later here in Ahmedabad. They once again in a test match. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में एक यादगार सुबह जो भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती को और अधिक शक्ति प्रदान कर रही है। और खबरों में आगे है, नासा ने इसरो को निसार सैटेलाइट सौंप दिया है। इस सैटेलाइट से अब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। यह सैटेलाइट कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे अमेरिका भारत संबंधों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसे नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मिलकर तैयार किया है। चेन्नई स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि इसरो ने कैलिफोर्निया में नासा से पृथ्वी का अवलोकन करने वाला सैटेलाइट निसार प्राप्त किया है, जिसे अमेरिकी वायुसेना के C-17 विमान से लाया गया। ये दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक सच्चा प्रतीक है। निसार एक ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से एनालाइज करके डेटा तैयार करेगा। इसका उपयोग एग्रीकल्चर मैपिंग और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेलाइट कम से कम 3 साल तक काम करेगा। निसार 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा तैयार कर लेगा। निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का मैप तैयार करेगा। निसार पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों
और इकोसिस्टम में होने वाली गड़बड़ी के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान करेगा। ये सैटेलाइट तेजी से भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अपने एक दिन के दौरे पर पंजाब के अमृतसर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री हरमिंदर साहिब का दौरा किया। राष्ट्रपति ने स्वर्ण मंदिर में कुछ उपहार भेंट किए। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे। इससे पहले अमृतसर पहुंचने पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग में जाकर शहीदों को नमन किया। अमृतसर के अपने दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलियांवाला बाग जाकर शहीदों को नमन किया। साथ ही राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी लिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 10 मार्च को नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच यानी NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। NPDRR के तीसरे सत्र का विषय बदलती जलवायु में स्थानीय मजबूती की रचना है। NPDRR में केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों, सांसदों, स्थानीय निकायों के प्रमुखों, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र के संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। तीसरा सत्र मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, CSO, PSU और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन कार्यप्रणालियों को मुख्यधारा में लाने में भी मदद करेगा। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित NPDRR में 4 पूर्ण सत्र, एक मंत्री स्तरीय सत्र, एक 8 विषयगत सत्र शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में NPDRR एक बहुहितधारक राष्ट्रीय मंच है। NPDRR का पहला सत्र 2013 और दूसरा सत्र 2017 में आयोजित किया गया था। ये बैठक अमृतकाल के दौरान हो रही है और NPDRR के तीसरे सत्र के विचार विमर्श से सरकार को प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 के तहत 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर बजट के बाद के वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वेबिनार का उद्देश्य महिलाओं के स्वामित्व वाले और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यावसायिक उद्यमों के सतत विकास के लिए मंथन और मार्ग तैयार करना है और केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति और खाका विकसित करना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महेंद्र भाई मंजूपारा और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अन्य गणमान्य भी उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य में बढ़ती अलगाववादी ताकतों के खिलाफ भाजपा के हल्ला बोल का पंजाब पुलिस ने पानी की बौछारों से जवाब दिया है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य में बढ़ती अलगाववादी ताकतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब विधानसभा के घेराव के ऐलान किया था। पंजाब भाजपा प्रमुख अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर बढ़ने से पहले चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चंडीगढ़ सेक्टर 37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय की मुख्य सड़क से आगे नहीं बढ़ने दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेड्स लगाए, लेकिन जब वह नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद में पुलिस ने कुछ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के सत्ता में आने के बाद
विभाजनकारी तत्व फिर सिर उठा रहे हैं। इससे पहले पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे पंजाब के लोग चिंतित हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों, संघों, समूहों की ओर से कानून को अपने हाथ में लेने की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ राज्य के अधिकारी, सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है, न कि नागरिकों में भय का माहौल पैदा करना। एक मामले में पेश दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि मामला वाकई गंभीर है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां कोई अप्रिय घटना ना हो। इस मामले में याचिकाकर्ता 70 साल के हरभजन सिंह और 71 साल की सतिंदर कौर हैं। वे मेंबर्स चतर सिंह जीवन सिंह पब्लिशिंग हाउस के पार्टनर हैं। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब के पास मंडी में उनका कारोबार है। मामले में प्रदर्शनकारी याची पक्ष की इस काफी पुरानी दुकान के बाहर धरने पर बैठे थे। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक उनका पब्लिशिंग हाउस सिख धार्मिक किताबों का काफी पुराना पब्लिशिंग हाउस है। उन पर भी फायरिंग की गई और पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि इस दौरान पंजाब सरकार और डीजीपी ये सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदार निजी पार्टियों की कथित हरकतों से कोई अप्रिय घटना न हो। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर डीजीपी स्थिति का जायजा ले सकते हैं और मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले में पूछताछ के लिए 9 मार्च यानी आज दिल्ली में एजेंसी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा था। हालांकि कविता ने ईडी से पेश होने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। ईडी ने उन्हें 2 दिन का और समय दे दिया है। इस बीच दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जांच के दौरान वह ईडी को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना अहम त्यागने की जरूरत है। आज कांग्रेस की हालत बड़े क्षेत्रीय दल जितनी रह गई है। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनी मोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए। वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन कांग्रेस पार्टी। दे शुड लीव देयर एरोगेंस, दे शुड कम डाउन, दे शुड बिकम अ टीम प्लेयर, दे शुड वर्क विथ ऑल द पार्टीज। उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले। कांग्रेस को अगर आज भी लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो वो एक बार फैक्ट चेक कर ले, क्योंकि 4000 एमएलए में से आज कांग्रेस के पास सिर्फ 600 एमएलए है। व्हाट इज दैट नंबर? कश्मीर के छात्रों को पाकिस्तान के एमबीबीएस कॉलेज में सीट आवंटन रैकेट के मामले में प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। ईडी की टीम 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत मिली थी कि घाटी में कुछ लोग पाकिस्तान के एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों की सीटें बेच रहे हैं। ईडी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस मामले में अभी तक साउथ कश्मीर के एक वकील समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले मामले में आज ईडी के अधिकारी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे हैं। इसके लिए अफसरों की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंची है। ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए अदालत से अनुमति ली थी। 3 दिन सवाल जवाब का सिलसिला चल सकता है। शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच उनके ट्विटर अकाउंट से स्कूलों को लेकर कल एक ट्वीट किया गया है। सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद करना शुरू कर दिया।
मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनके अकाउंट से ये पहला ट्वीट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में किसानों, छात्रों और गरीबों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर नमो शेतकारी योजना की घोषणा की गई। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए की राशि सालाना दी जाएगी। इस तरह महाराष्ट्र के किसानों को कुल मिलाकर साल में 12,000 रुपए मिलेंगे। राज्य में विदर्भ और मराठवाड़ा के 14 आपदा प्रभावित जिलों में नारंगी राशन कार्ड धारकों को सीधे वित्तीय मदद मिलेगी। बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख घरों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना की भी घोषणा की गई। राज्य में 14 जगहों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। साथ ही जालना, भिवंडी, पुणे, नागपुर में नए नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो उधर असम विधानसभा का बजट सत्र कल असम के दिसपुर में शुरू होगा। सत्र 5 अप्रैल तक चलेगा और 14 बैठक होंगी। वित्त मंत्री अजंता नियोग 16 मार्च को 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगे। देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। साथ ही भारतीय सेना में शामिल बेटियां देश की रक्षा भी बखूबी कर रही हैं। ऐसी ही एक बेटी कर्नल गीता राणा ने इतिहास रचा है। कर्नल गीता राणा के नाम बड़ी उपलब्धि हुई है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड और दूरस्थ इलाके में फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। गीता राणा अभी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल हैं। गीता राणा की ये जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सैन्य अधिकारियों ने उनकी तारीफ भी की। नेपाल में संसद भवन में कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले गए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रामचंद्र पौडेल ने वोट डालकर मतदान की शुरुआत की। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला। प्रतिनिधि सभा के लिए और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के लिए संसद भवन में मतदाताओं के लिए 2 अलग-अलग मतदान केंद्र नामित किए गए थे। नेपाल के चुनाव आयोग की ओर से प्रत्येक मतदान केंद्र पर 7 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और सीपीएन यूएमएल के सुभाष चंद्र नेम्बांग के बीच मुकाबला है। मतों की गिनती आज ही शाम 7 बजे के बाद की जाएगी। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में तालिबान द्वारा नियुक्त प्रांतीय गवर्नर कार्यालय को बम हमले का निशाना बनाया गया है। हमले में तालिबान प्रशासन के गवर्नर दाऊद मुजमिल सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार जिस समय धमाका हुआ तब वहां एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ था। खबरों के अनुसार घायलों और मृतकों में तालिबान के रेडियो टीवी विभाग प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।